इस वीडियो में 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिए हुए हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्वेश्चन को सोल्व भी किया गया है और कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। षटविमीय कला निर्देशाकाश में मूल कोष्टिका का आयतन इन ए 6 डायमेंशनल फेस स्पेस द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल हमारी होती है कितनी? ये होती है dx dy dz dpx dpy और dpz। क्योंकि फेस स्पेस है मतलब इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे और मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे। अब इन्हें इस ढंग से लिख लेते हैं कि dx dpx एक जगह, फिर मल्टीप्लाई करेंगे dy dpy ये दूसरी जगह, इसके बाद लिख दीजिए dz dpz। तो ये h ये h ये h, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h³। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कला निर्देशाकाश आयतन की विमा है। अब देखिए यहाँ पर जो dx और dpx है, dx का मतलब x कोऑर्डिनेट या लंबाई लेंथ है, ये लेंथ है और ये है मोमेंटम। इसी तरीके से dy dpy वो भी लेंथ मोमेंटम होगी। फिर आगे dz dpz ये भी लेंथ मोमेंटम होगी। तो अगर मैं टोटल कहूँ तो ये इसकी पावर 3 हो जाएगी, या कह सकते हैं ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अणु की स्थिति व्यक्त करने के लिए एक षटविमीय कला निर्देशाकाश के लिए आवश्यक निर्देशांक। अब ये अणु की पोजीशन हमें बताना है। तो हमें अणु के लिए या मॉलिक्यूल के लिए टू डिनोट द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल नेसेसरी कोऑर्डिनेट फॉर 6 डायमेंशनल स्पेस। तो स्पेस जो है वो 6 डायमेंशनल स्पेस। तो इस तरीके से 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट मिलाने के बाद हमें 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चिरसम्मत स्थूल स्तरीय 3 स्वतंत्र कोटियों वाले निकाय के लिए ऊर्जा परास E तथा E+Δe में अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अनुक्रमानुपाती होती है। फॉर ए क्लासिकल सिस्टम विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम द एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स इन एनर्जी रेंज E एंड E+Δe आर प्रोपोर्शनल टू। तो इसके लिए जो फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद आता है वो ये है, इक्वल टू 4√2 πv ओवर h³ m3/2 E½ dE। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके लिए? E½ के लिए। E½ के लिए प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बीटा पैरामीटर। अब बीटा पैरामीटर ये डेफिनेशन से जो आता है वो आता है बी, या कह सकते हैं जो डेल्टा ऑफ लॉग ई सिग्मा ओवर डेल ई। ये जब दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, तो इसलिए इस क्वांटिटी को एक नया फंक्शन मान लेते हैं, इसे कहते हैं बीटा पैरामीटर। तो ये एक्चुअली क्या होता है? ये बीटा पैरामीटर होता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटा पैरामीटर का तथा परमताप में संबंध। तो ये बीटा पैरामीटर जो होता है ये होता है 1/kT। के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी यांत्रिकी के अनुसार 2 निकाय तापीय साम्यावस्था में होंगे यदि उनके लिए। तो अब चूंकि हमारे पास बीटा इक्वल टू 1/kT भी है, तो अब हम इसे रिवर्स में यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर सेम होंगे तो बीटा की वैल्यू सेम होंगी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि β1 इक्वल टू β2। और डेरिवेशन जब हम करते थे तब हमारे पास ये भी आता था कि पहले वाले सिस्टम के लिए डेल लॉग सिग्मा ओवर डेल ई इक्वल टू, ये पहले सिस्टम के लिए इक्वल टू कितना आता था? डेल लॉग ऑफ ओमेगा ओवर डेल ई। इस तरीके से दूसरे सिस्टम के लिए, और इसे ही हमने क्या माना था? β1, और इसे माना था क्या? ये β2। तो β1 इक्वल टू β2 होगा जब ये
थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी निकाय की एंट्रोपी तथा ऊष्मागतिकी प्रायिकता के बीच संबंध है। फॉर सिस्टम द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो ये ओमेगा क्या है, ये एक्चुअली थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। और ये एस क्या है, एस यहाँ पर ये है एंट्रोपी। तो एस के लॉग ओमेगा, ये एन का मतलब नेचुरल बेस है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं के लॉग ई ओमेगा, इस ढंग से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है ए ऑप्शन, या ए ऑप्शन किसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि ताप तथा अणुओं की संख्या नियत रखी जाए तो एन मोल गैस का आयतन वी से वी हो जाने पर एंट्रोपी में परिवर्तन। अब ये देखिए, जो एंट्रोपी में चेंज होता है वो होता है डी एस इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। अभी क्या कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर केप्ट कांस्टेंट द चेंज इन एंट्रोपी। ये इसका मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है और एन कांस्टेंट है। इसका मतलब देखिए, जब टी कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी उसकी कांस्टेंट होगी, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, या हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा पी डी वी। तो ये डी एस कितना हो जाएगा, डी एस आपका हो जाएगा पी डी वी ओवर टी। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये इंटीग्रेट करने के बाद चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी, तो यहाँ भी चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी। अब ऊपर जो वेरिएबल है वो क्या है, पी है, और नीचे है टी है, यहाँ क्या है डी वी है। अब हम क्या करेंगे, इसे चेंज कर लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है बट पी कांस्टेंट नहीं है। तो पी अगर चेंज हो रहा है तो पी भी चेंज हो रहा है, और डी वी वेरिएबल है तो पी को इसके टर्म में रख देंगे, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी को लिख देंगे एन आर टी ओवर वी, इसका मतलब पी होगा एन आर टी ओवर वी डी वी। तो इसे यहाँ से कर लेते हैं, फिर से यहाँ आ जाते हैं, तो ये इक्वल टू आ जाता है कितना, ये आ जाएगा एन आर इंटीग्रेशन डी वी ओवर वी। अब डी वी ओवर वी को देखते हैं कि वॉल्यूम इनिशियल वी आई है, फाइनल वॉल्यूम वी एफ है, तो ये अंदर कितना जाएगा, ये आ जाएगा एन आर लॉग ऑफ कितना v, और इसमें कहाँ से कहाँ तक लिमिट, वी आई से वी एफ तक, और ये ई बेस होगा। इसकी वैल्यू जाती एन आर लॉग वी एफ माइनस लॉग वी आई। तो लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू एन आर लॉग वी एफ माइनस वी एफ अपॉन वी आई। तो इस तरीके से ये ए ऑप्शन या ए ऑप्शन इसमें यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज मिनिमम। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है, जब इक्विलिब्रियम सिस्टम होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसके अलावा दूसरी बात पूछिए एंट्रोपी। एंट्रोपी एस होता है के लॉग ओमेगा। तो ये अगर ऊपर जाएगी तो ये भी आपकी ऊपर जाएगी, तो या तो दोनों मैक्सिमम होंगी या दोनों मिनिमम होगी। अब देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मिनिमम है या मैक्सिमम है। देखिए यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी थी, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में पहला टर्म था NC0 और लास्ट वाला टर्म था NCN, और बीच वाला जो टर्म था वो था NCN/2। तो यही आपकी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी शो करेगी। तो ये वैल्यू इसकी 1 थी, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या थी, ये 1 थी, और यहाँ जो वैल्यू थी ये वैल्यू मैक्सिमम थी। और यही इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपके पास 2 हाफ हैं और उसमें आप मॉलिक्यूल को अपने आप जाने दें, तो आधे मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे, आधे मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है यही नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है, या सिस्टम इस तरफ अपने आप जाएगा। तो सिस्टम किस तरफ जाएगा, जब आपकी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एंट्रोपी भी मैक्सिमम होगी। तो जो एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी बोथ आर मैक्सिमम इन इक्विलिब्रियम, तो साम्य अवस्था में निकाय की एंट्रोपी और प्रायिकता दोनों ही अधिकतम होंगी।
इसका मतलब ऑप्शन कितना हुआ, डी ऑप्शन इसमें सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों में असत्य कथन है, स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। अब नीचे देखिए इसमें लिखा हुआ माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रांड कैनोनिकल। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तीन चीजें हमारे पास थी। नंबर 1 माइक्रो कैनोनिकल, दूसरा था हमारे पास कैनोनिकल, और तीसरा था ग्रैंड कैनोनिकल। तो इसमें सबसे पहला जो माइक्रो कैनोनिकल था, इसमें क्वांटिटी कांस्टेंट थी ई वी एन। जो कैनोनिकल था उसमें क्वांटिटी कांस्टेंट थी टी वी एन, और जो ग्रैंड कैनोनिकल था उसमें क्वांटिटी थी टी वी म्यू। अब देखिए इसी से डिफाइन है, जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है उसमें एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब वो जो आपस में उनका सेपरेशन है वो ऐसी वॉल्स हैं जिनमें हीट आ जा नहीं सकती, ठीक है। दूसरी बात, यानी कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब जो आपस में सेपरेशन है, या कह सकते हैं उसके बीच में सेपरेट करने वाली जो वॉल है वो मूवमेंट नहीं होगा, या कह सकते हैं उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। एन, एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, जो वॉल्स हैं वो इम्परमिएबल है। कैनोनिकल एंसेंबल में देखिए एन कांस्टेंट है, वॉल्स इम्परमिएबल है, वी का मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, और टी का मतलब टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब हीट आ जा सकती है। जो ग्रैंड कैनोनिकल है देखिए टी कांस्टेंट है, इसका मतलब हीट आ जा सकती है, वी का मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, म्यू का मतलब ये केमिकल पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल का ट्रांसफर पॉसिबल है। अब यहाँ से इससे देख सकते हैं नो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल एनर्जी अमॉन्ग सिस्टम्स ऑफ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में पार्टिकल और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब पार्टिकल क्या है, पार्टिकल एन कांस्टेंट है, इसका मतलब पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं है। ई कांस्टेंट है, इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर नहीं है। एक्सचेंज ऑफ हीट कैन टेक प्लेस अमॉन्ग द कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल में टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब हीट का एक्सचेंज होगा तभी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा। तो ये ऑप्शन भी उसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सचेंज ऑफ हीट एंड पार्टिकल कैन टेक प्लेस अमॉन्ग ग्रैंड कैनोनिकल। एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज हो सकता है बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। पार्टिकल का एक्सचेंज हो सकता है बिकॉज केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कैन टेक प्लेस बिटवीन कैनोनिकल एंसेंबल। जो कैनोनिकल एंसेंबल है इसमें एन कांस्टेंट है, पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो यही आपका ये आंसर है। तो डी इसमें आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैनोनिकल एंसेंबल में प्रत्येक निकाय के लिए समान होता है। कैनोनिकल एंसेंबल में, तो कैनोनिकल एंसेंबल मतलब इन कैनोनिकल एंसेंबल ईच सिस्टम है सेम। जो कैनोनिकल एंसेंबल अभी था, तो कैनोनिकल वाले में टी वी एन कॉन्स्टेंट होता है। टी मतलब टेम्परेचर, वी मतलब वॉल्यूम, एन मतलब कणों की संख्या, टेम्परेचर वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाता है एन आई इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। बीटा की वैल्यू अगर रख देंगे इसमें तो ये वैल्यू हो जाती है एन आई इक्वल टू ए ई रेज़ टू माइनस एप्सिलॉन आई ओवर के टी। तो इस तरीके से एन आई हो जाता है, तो एन आई इतना हो जाता है। ऑप्शन इसमें कौन सा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में देखिए, इफ एट ए टेम्परेचर टी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सेल विद एनर्जी एप्सिलॉन आई एन आई देन अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखा ही था। तो ये एक प्रोपोर्शनल टू होता है ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। बीटा कितना था, ये था 1/kT। तो एन आई इसमें हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना, ई रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन आई ओवर kT। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप T1 व T2 पर इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ मॉलिक्यूल इन टू एनर्जी स्टेट्स विद एनर्जीज E and 2E विद टेम्परेचर T1 and T2 आर इक्वल, देन
अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अभी पीछे देखा था, ये क्या था, एन आई प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर कितना माइनस एप्सिलॉन आई ओवर के टी। मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बराबर होंगे किसके लिए, जब एनर्जी ई टेम्परेचर T1 एनर्जी 2E टेम्परेचर T2। इसका मतलब ये क्वांटिटी बराबर होगी माइनस ई एनर्जी अपॉन के टी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2E एनर्जी अपॉन कितना टेम्परेचर कितना KT2, ये टेम्परेचर था T1। अब देखिए इसका मतलब इससे आपके पास आ जाएगा कि E अपॉन T1 इक्वल टू 2E अपॉन T2। तो ये देखिए इसका मतलब हुआ ये भी कैंसिल हुआ, तो हम कह सकते हैं कितना कि T2 इक्वल टू 2T1। तो यह आ जाता है T2 इक्वल टू 2T1। तो T2 इक्वल टू 2T1 का मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। तो ये सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है पार्टीशन फंक्शन, ये विभाजक फलन। तो विभाजक फलन देखिए ये होता है Z इक्वल टू जो होता है वो वही है जो आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसी से डिस्ट्रीब्यूशन से ही आपका क्या होगा, पार्टीशन होगा। e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, और इसका हम सम कर देंगे ओवर आई। अगर यहाँ डीजेनरेसी GI होगी तो एक फैक्टर यहाँ पर GI और आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाता है। सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन ही है। आगे देखिए, आदर्श गैस का विभाजक फलन है। तो आदर्श गैस का विभाजक फलन अगर हम कैलकुलेट करेंगे या पार्टीशन फंक्शन फॉर आदर्श गैस कंडक्ट करेंगे तो ये हो जाता है Z इक्वल टू वी अपॉन एच क्यूब, और ये हो जाएगा 2 पाई m k t पावर 3/2। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है IV अवस्था की अपभ्रष्टता GI हो, द डीजेनरेसी ऑफ हाईएस्ट स्टेट इज GI द पार्टीशन फंक्शन। तो ये अभी डिस्कस किया ही था कि अगर आपके पास जो पार्टीशन फंक्शन है वो e रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन आई ओवर KT है, और जो लेवल है आयत, अगर इसकी डीजेनरेसी GI है तो GI से भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और तब उसके बाद सम कर दीजिए। तो ये आपका I यानी कि Z आ जाएगा, पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के समविभाजन का नियम लागू होता है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड इन द सिस्टम इज, ये आप जो पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये अभी क्या है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में ही अप्लाई हो रहा है। तो केवल चिरसम्मत अवस्था में ही आपका अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन में देखिए स्टर्लिंग सूत्र है, स्टर्लिंग फॉर्मूलाइज। तो जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, हम उसे यूज करते हैं, log x फैक्टोरियल इक्वल टू x log x माइनस x। तो यहाँ ये n है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक विमीय दोरित का कला आकाश चित्र होता है। द फेस स्पेस डायग्राम ऑफ वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर। तो वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर का जो फेस स्पेस डायग्राम है वो एलिप्टिकल होता है, और इसमें देखिए ये एक्सिस ये लिखते हैं हम इसे x और ये लिखते हैं p, और ये जो पॉइंट है कट करने वाला ये हो जाता है √2me, और ये जो पॉइंट है ये हो जाता है कितना, √2e/k। तो यहाँ ये इलिप्स की इक्वेशन हो जाती है x² अपॉन √2e/k का स्क्वायर प्लस p² अपॉन √2me का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो जाता है इलिप्स दीर्घवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साम्य अवस्था में एंट्रोपी या प्रायिकता न्यूनतम अधिकतम, इन इक्विलिब्रियम एंट्रोपी मिनिमम या मैक्सिमम या प्रोबेबिलिटी मिनिमम प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। यहाँ देखिए अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं
और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी आपकी प्रोपोर्शनल थी NC0 किस कॉम्बिनेशन के लिए, N0 के लिए, और यहाँ 0N के लिए जो प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल थी वो NCN के लिए। मतलब आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 2 इक्वल हाफ हैं और इस यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 1/2, और उसमें पार्टिकल्स अगर n पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इस कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो या इसमें मैक्सिमम प्रोबेबल, या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी थी, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसकी थी NCN/2, यानी कि हाफ इसमें जाएंगे हाफ इसमें जाएंगे। तो वैसे भी आप देख लीजिए अगर आपके पास पार्टिकल्स हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हाफ हाफ, और वो क्या है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। और दूसरी बात S= लिखा था आपने कितना, K log ओमेगा, तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ये S भी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी बोथ आर मैक्सिमम, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 23, इसमें देखते हैं ऊर्जा के समविभाजन के नियम के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध ऊर्जा होती है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो होती है ½ kT। इसका यूज हमने 12th में भी किया है कि हमारे पास अगर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसकी स्पेसिफिक के लिए हम क्या निकालते थे, हम कहते थे कि उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल कितना जाता है 3/2 kT। अगर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल था तो 5 थे, इसके आगे भी ऐसा ही है 5/2 kT। तो इस तरीके से हम उसमें स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही पूछा है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से उसमें ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होगी, तो ये कितना, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्वतंत्र निकायों की एंट्रोपियां S1 S2 है, उनकी अवस्थाओं की प्रायिकताएं ω1 ω2 है। संयुक्त निकाय की एंट्रोपी S1 प्लस S2 है, तो प्रायिकता कितनी होगी। अब ये रिलेशन कितना है, रिलेशन है S=K log ओमेगा। जब ये 2 एंट्रोपियां अलग अलग कर लें आप तो ये हो जाएगा S1 = K log ω1 और S2 हो जाएगा K log ω2। अब देखिए जो संयुक्त निकाय है उसकी एंट्रोपी, या कह सकते हैं 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैव एंट्रोपी S1 S2 देयर प्रोबेबिलिटी ω1 ω2 एंट्रोपी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। तो कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी कितनी है, S= S1 प्लस S2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K log ω1 प्लस K log ω2। K को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा log ω1 प्लस log ω2, तो हो जाएगा K log ω1 ω2, और ये हो जाएगा, इसे हम ω1 ω2 क्या रख सकते हैं, इसे हम ओमेगा रख सकते हैं। तो ये हो जाता है कितना, K log ओमेगा, और इधर क्या चल रहा था S, तो S तो यहाँ पर ये इतना हुआ है S1 प्लस S2, और यहाँ ओमेगा एक्चुअली कितना हुआ है, ये ओमेगा हुआ है आपका ω1 ω2। तो ओमेगा = कितना हो जाएगा ω1 ω2। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 25 क्वेश्चन लेते हैं। कला आकाश इनमें बटा है, समूह उपसमूह समुच्चय कोष्टिका फेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू। तो फेस स्पेस को हम किस में डिवाइड करते हैं, सेल्स में डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें ये करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाए। ये देखिए आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस अगर आपको यूजफुल लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। थैंक यू।